A very good afternoon to all of you. Today, students, we are going to discuss a new design that is on Unit 5, that is design of a dog-legged staircase. Actually, you will be having two classes or two categories of staircase to be designed. One is a dog-legged staircase, and the other one is open level staircase. Okay, and mostly in your university examination, you will be having a question over a dog-legged staircase. So let's start with the dog-legged staircase. Okay, very first thing, all of you must be knowing the dog-legged staircase is your regular type of staircase having one going like this, one going like this, and the other going in the U form. Okay, इस तरीके से आपका फ्लो रहता है. करेक्ट है. आप इस तरीके से मुड़ते हो और फिर यहाँ से ऊपर जाते हो. ओके, एंड दिस इज हाउ यू कवर योर फ्लोर टू फ्लोर traveling. Okay then, students, all of you must be knowing the component part of the staircase. Let's check the arrangement of stairs for now. Okay, very first thing, you will be having a ground floor from which your staircase will start, your flight will start. You will be having a beam at the start of your staircase. Okay, either here or at the start of your landing portion. Okay, so I have shown a beam over here at the start of your step. Then the very first thing you will encounter is a rise. This is called as a rise. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. And the other thing जिस पर आप पैर रखते हो, that is called as a tread. Okay. The flat portion is your tread and the vertical portion is your rise. Okay. The third thing which must be known to all of you is this. जिस पर स्टेप्स बनी होती है वो एक स्लैब होता है. That slab is called as a waist slab. That slab is called as a waist slab. Okay. This is how you cover your floor. आप जब डॉग लेगेड स्टेयरकेस बनाते हो तो एक फ्लोर जब कवर करते हो तो इट कवर्स विथ टू फ्लाइट्स. ये एक फ्लाइट और ये एक फ्लाइट separated by a mid landing. Separated by a mid landing. Okay. तो क्या होता है, मिड लैंडिंग के नीचे ये फ्लाइट गिरती है, दैट इज इक्वल टू द सेकेंड फ्लाइट. ओके, ये फ्लाइट में जितने स्टेप्स है उतने ही स्टेप्स इस फ्लाइट में होते हैं. ओके, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे चलते हैं. अनदर टर्म विच मस्ट बी नोन टू ऑल ऑफ यू इज दिस इज क्लियरेंस हेडरूम. आपका जहाँ पे एक फ्लाइट खत्म होता है वहां तक की हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल is known as clearance headroom, and this should not be less than 1.2 meter. कम से कम उसकी हाइट 1.2 मीटर होना चाहिए. अब आगे चलते हैं मिड लैंडिंग. मिड लैंडिंग में देखिए आप यहाँ पर बीम बना हुआ है. ओके, द बीम इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द लैंडिंग. ओके, the next thing, this is mid landing which is known to all of you now. And same will be the mirror image in the second flight. Okay, you will be having a beam right at the same alignment as at the ground floor. Okay, so this is how the arrangement of staircase actually is. Okay, अब इसका हमने प्रोजेक्शन लिया और आपको टॉप व्यू शो कर रहे हैं. टॉप व्यू में आप देख सकते हो क्या किया है, पूरे के पूरे स्टेप्स का हमने प्रोजेक्शन नीचे ले लिया है. ये लैंडिंग का प्रोजेक्शन नीचे ले लिया है, यहाँ से लैंडिंग का प्रोजेक्शन नीचे ले लिया है. अब हम इसमें बीम बना सकते हैं. दिस इज द बीम. इसका एक बीम का प्रोजेक्शन लेकर आप बीम दिखा दो. ये बीम का प्रोजेक्शन ले लो, यहाँ पे बीम दिखा दो. ठीक है. अब गोइंग किसको कहते हैं ये हम टर्म चेक करते हैं. एक फ्लाइट में जो स्टेप्स का पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ गोइंग. ओके, एक फ्लाइट में जो स्टेप्स का पोर्शन रहता है, दिस स्टेप वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज गोइंग. ओके, आगे चलते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म्स. आर इज योर राइजर, T is your tread.
तो राइजर के बारे में क्या बोल रहा है, राइजर शुड नॉट बी मोर देन 200 mm, 200 mm से ज्यादा राइजर नहीं होना चाहिए। ये राइजर शुड नॉट बी मोर देन 200 mm, ये सब क्लॉज IS 456 2000 से निकाला हुआ है और आपको स्पेसिफाई करके दे दिया गया है। ओके, नाउ ट्रेड शुड नॉट बी लेस देन 200 mm, राइजर शुड नॉट बी मोर देन, यानी राइजर 200 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए और ट्रेड 200 mm से नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा पूरा पैर जम सके। ट्रेड मीन्स जिस पर हमारा पैर जमता है, हम जिस पर पैर रखते हैं, वो पोर्शन 200 mm से कम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कम रखोगे तो आपका पैर पूरा नहीं आ पाएगा एंड देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स while going from flight to flight. Okay, and risers 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा रखोगे देन अगेन यू विल बी हैविंग fatigue while moving from one floor to another. Okay, अब हम आगे चलते हैं, स्पेसिफिकली बात करते हैं फॉर रेसिडेंशियल एंड फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स। ओके, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स राइजर का देखिए साइज बता रहा है, इट रेंजेस बिटवीन 150 to 180 mm, कम से कम 150 से 180 mm का हम वो रखते हैं। ओके, अब ट्रेड शुड नॉट बी लेस देन 200 mm, देखिए 220 से 250 mm कम से कम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहना चाहिए। ओके, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे ज्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए इसका साइज हमने देखिए क्या रखा है, 220 to 250, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ज्यादा बार चढ़ना उतरना नहीं पड़ता है, ज्यादा चढ़ना उतरने वाला काम नहीं होता है, तो हाइट देखिए 150 to 180, यानी हाइट थोड़ी ज्यादा है और ट्रेड 220 to 250 है। अब पब्लिक बिल्डिंग में चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं इसको। पब्लिक बिल्डिंग में देखिए राइजर का साइज क्या बोल रहा है, 120 to 150, देखिए रेसिडेंशियल में 150 से ऊपर जा रहा है और यहाँ पब्लिक बिल्डिंग में 150 से नीचे है, 120 to 150 का साइज है। क्यों? क्योंकि काफी चढ़ना उतरना होता है पब्लिक बिल्डिंग पे, आपको, आपके एम्प्लॉइज को और क्लाइंट्स को, हर एक पब्लिक जो इस पब्लिक बिल्डिंग पे पहुंचती है, उनको कन्वीनियंट और फिजिबल लगे वो हाइट, ऐसी हाइट हम सेट करते हैं एंड दैट हाइट इज रेंजेस बिटवीन 120 to 150 mm। आगे चलते हैं, हम ट्रेड पे बात करते हैं। ट्रेड का साइज देखिए, ट्रेड का साइज भी थोड़ा बढ़ा दिया है, यहाँ 250 से कम था, यहाँ 250 से ऊपर है, 250 से 300 mm। क्यों? क्योंकि एक साथ काफी सारा क्राउड चढ़ता है, जब काफी सारा क्राउड एक साथ चढ़ता उतरता है तो उनके पैर बराबर जमने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ओके, जस्ट बिकॉज कि आपने पंजा रखने के लिए बराबर जगह नहीं दिया और क्राउड काफी था, तो बराबर पंजा नहीं रखने में आया एंड दैट कॉजेज एक्सीडेंट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो इतना उसका साइज रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, अगर दोनों के कॉम्बिनेशंस की बात करें ट्रेड और राइज के, तो एक क्लॉज दिया हुआ है, दैट क्लॉज इज कि T+2R शुड रेंज बिटवीन दिस, यानी टी जितना भी रखो आप, राइज जितना भी रखो, दैट इज योर कॉल। ओके, तो ट्रेड जितना भी रखो, राइज जितना भी रखो, लेकिन ये इक्वेशन दिस T+2R शुड रेंज बिटवीन 500 to 650 mm, इसके बीच में ही रहना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव टू डू certain modification in order to get your range between 500 to 650 mm. I hope this is also clear to all of you students. Okay, now let's move to the next point. अब देखिए हमारी बात तो हो गई है राइज और ट्रेड के ऊपर, कि राइज कितना होना चाहिए, ट्रेड कितना होना चाहिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से, पब्लिक बिल्डिंग के हिसाब से। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस। देखिए विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको विड्थ सेट करना प्रॉपर चाहिए। अगर विड्थ आपको नहीं गिवन है फॉर एनी स्टेयरकेस, तो बता दिया गया है रेसिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग के हिसाब से कितनी कितनी सेट करनी है। देखिए कम से कम उसे 0.8 mm तो होनी ही चाहिए, 0.8 मीटर तो होनी ही चाहिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 0.8 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड रेंजेस फ्रॉम 0.8 to 1 मीटर। आप 1.2 भी रख सकते हो, इतना साइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्टिपुलेटेड एंड फिक्स्ड है। ओके, 0.8 to 1 meter, whereas for public building the range is a bit wide, that is 1.8 to 2 meter। यूजली पब्लिक बिल्डिंग में इतना साइज चाहिए, बट इतना ना रखते हुए 1.5 पर भी लोग उसको काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, बट क्लॉज सेज इट शुड रेंज बिटवीन 1.8 to 2 meter। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अब द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है,
नेक्स्ट पॉइंट, विड्थ ऑफ लैंडिंग। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज बोल रहे हैं। विड्थ ऑफ लैंडिंग यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लैंडिंग की विड्थ होती है। ओके, अब विड्थ ऑफ लैंडिंग कितनी होनी चाहिए? ओके, विड्थ ऑफ लैंडिंग ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, यानी कि ये विड्थ प्लस ये विड्थ, ऑब्वियसली इसके डबल ही होने वाला है, कहने का मतलब है ना। दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉम हियर टिल हियर दिस इज योर विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। ओके, तो विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, ऑब्वियसली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ राइजर्स शुड ऑलवेज बी लेस देन 12। राइजर्स 12 से कम होने चाहिए इन अ सिंगल फ्लाइट, ठीक है ना। आप 12 से ज्यादा राइजर्स नहीं पुट अप करोगे। ये जो राइजर्स होते हैं ये 12 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, इन अ सिंगल फ्लाइट। नंबर ऑफ राइजर्स पर फ्लाइट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ राइजर्स पर फ्लाइट का एक क्लियर फॉर्मूला गिवन है आपको। हाइट ऑफ वन फ्लाइट अपॉन हाइट ऑफ वन राइजर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि देखिए यहां से लेके यहां से लेकर यहां तक की हाइट, इट्स कॉल्ड एज हाइट ऑफ वन फ्लाइट। ओके, दिस हाइट ऑफ वन फ्लाइट, this height of one flight divided by height of one riser divided by ये height of one riser, height of one flight divided by height of one riser, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगी? नंबर ऑफ राइजर्स, नंबर ऑफ राइजर्स। और नंबर ऑफ राइजर्स जितने रहेंगे उससे एक कम रहेगा नंबर ऑफ ट्रेड। नंबर ऑफ राइजर्स जितने रहेंगे उससे एक कम रहेगा नंबर ऑफ ट्रेड। आप देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है? राइजर से। राइजर फिर ट्रेड, राइजर सेकंड राइजर सेकंड ट्रेड, थर्ड राइजर थर्ड ट्रेड, फोर्थ राइजर फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ राइजर फिफ्थ ट्रेड, सिक्स्थ राइजर सिक्स्थ ट्रेड, सेवेंथ राइजर सेवेंथ ट्रेड, एट्थ राइजर एट्थ ट्रेड, नाइन्थ राइजर नाइन्थ ट्रेड। लेकिन टेंथ राइजर और लैंडिंग देखिए, टेंथ राइजर और नाइन ट्रेड आया है। टेन राइजर्स और -1 है तो 9 ट्रेड है। आई होप क्लियर है आपको कि राइजर एक ज्यादा होता है, ट्रेड एक कम होता है, तो राइजर -1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रेड्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ स्टेयरकेस। इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ स्टेयरकेस। अब स्पैन मीन्स व्हाट? स्पैन इज, देखिए ये होता है स्पैन, स्पैन ऑफ अ स्टेयरकेस एल, कैपिटल एल। लेकिन इफेक्टिव स्पैन कितना है वो कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं। एल इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है वो चेक कर रहे हैं। तो एल इफेक्टिव एज पर IS 456-2000, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गोइंग। गोइंग क्या रहता है?
कितने ट्रेड्स है आपके पास और हर एक ट्रेड के विथ, ये देखिए दिस इज योर गोइंग, हर एक ट्रेड के विथ, यहाँ देखिए ट्रेड दिख रहा है क्योंकि टॉप व्यू है तो आपको ट्रेड ही दिखेगा, ये लाइन जो है राइजर की लाइन है। ओके, तो width of trade, width of trade, width of trade into number of trade will be your going. I hope it is clear to you. Width of trade into number of trade will be your going. Okay. अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं एल इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। देखिए एल इफेक्टिव निकालने के तरीके अलग अलग बताया हुआ है। ओके, देखिए पहला तरीका एंड सेकंड तरीका। इफ bearings are at either end of each flight, if bearings are at either end of each flight, then अब either end of each flight का मतलब क्या है? देखिए फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक खत्म होती है, जो आपका इंक्लाइन पोर्शन है वो आपका फ्लाइट होता है। तो पहली स्टेप से लास्ट स्टेप तक आपकी फ्लाइट चलती है। तो ये एक एंड हुआ फ्लाइट का एंड ये सेकेंड एंड हुआ फ्लाइट का। तो इफ बेयरिंग्स आर एट आइदर एंड ऑफ ईच फ्लाइट, यानी दोनों एंड, फ्लाइट के दोनों एंड पर अगर बेयरिंग्स है, बेयरिंग्स मतलब ये बीम्स, अगर दोनों एंड पर आपके बेयरिंग्स है देन एल इफेक्टिव इक्वल्स टू हाफ ऑफ योर बेयरिंग प्लस योर हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ गोइंग, ये गोइंग हुआ ना हमारा, हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ योर गोइंग प्लस हाफ ऑफ बेयरिंग, यानी कि कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ। योर एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी प्लस V/2 प्लस B/2 या BS/2 बोलते हैं, यानी कि गोइंग प्लस हाफ ऑफ बेयरिंग प्लस हाफ ऑफ बेयरिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं हम। इफ बेयरिंग्स आर एट एंड्स ऑफ ईच लैंडिंग, इफ बेयरिंग्स आर एट एंड ऑफ ईच लैंडिंग, यानी लैंडिंग के एंड में, लैंडिंग के एंड में अगर बेयरिंग्स दिया हुआ है, देन एल इफेक्टिव कितना रहेगा, एल इफेक्टिव विल बी हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ गोइंग, हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ गोइंग, गोइंग तो आपको समझता है यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर गोइंग, दिस इज योर गोइंग प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए इसकी लेंथ जो है, लैंडिंग की लेंथ को उसने क्या बोला है 2x, और ये वाली लैंडिंग की एंड लेंथ को क्या बोला है 2y। ओके, तो इसका आधा कर दिया, देखिए यहाँ पे सेक्शन डले हुए हैं, तो 2x का आधा x, 2y का आधा y। ओके, तो एल इफेक्टिव if the bearings are at end of each landing and if the bearings are at end of each landing, then L effective will be this G plus this X plus this Y, G plus X plus Y. I hope this is clear to all of you कि L effective कैसे निकालना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। That next step is a trial depth. Trial depth, अब किस चीज की ट्रायल डेप्थ, डेप्थ कहाँ लग रही है हमें, डेप्थ कहाँ लग रही है, देखिए आप यहाँ पे डेप्थ बनी है, डेप्थ ऑफ अ वेस्ट स्लैब। तो ये कैसे निकालते हैं, so there is a formula given in IS 456-2000 for simply supported slab, simply supported slab, ये आपके simply supported slab है, यहाँ देखिए this slab is simply supported by bearing, simply supported by bearing। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, there will be an arrow over here, an arrow over here, and the slab over two supports, slab over two supports. This is your simply supported slab. Okay, so for simply supported slab, basic value is 20. As per IS 456, it is given for simply supported slab basic value is 20 and modification factor आपको कितना assume करना है 1.4 या 1.5।
मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 या 1.5. ट्रायल डेप्थ का फॉर्मूला गिवन है फॉर स्टेयरकेस, दैट इज L effective by D equals to basic value into modification factor. Basic value for simply supported is 20, modification factor 1.5 ले लेना. L effective आपको आता है निकालना पिछली वाली स्टेप से, तो आपको ट्रायल डेप्थ मिल जाएगी. ट्रायल डेप्थ पर आप क्या करोगे, क्लियर कवर अज्यूम करोगे. नाउ व्हाट इज द क्लियर कवर फॉर अ स्टेयरकेस? स्टेयरकेस में हम क्लियर कवर कितना लेते हैं, यानी कि ये स्लैब हमारा डला हुआ है, इस स्लैब में हम बार डालेंगे. इस स्लैब में हम जब बार डालेंगे तो बार के नीचे क्लियर कवर कितना रहेगा, तो 15 mm रहेगा. और बार डायमीटर कितना डालते हैं हम स्टेयरकेस में, दैट विल बी योर 8 mm बार. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो स्मॉल डी को आप कैपिटल डी बना सकते हो. कैसे बनाओगे, स्मॉल डी की जितनी भी वैल्यू रहेगी प्लस 15 प्लस बार डायमीटर, बार डायमीटर का हाफ. ओके, 15 प्लस 8/2. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लोड कैलकुलेशन ओवर अ स्टेयरकेस. स्टेयरकेस में लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? सो लोड कैलकुलेशन इंक्लूड्स द डेड लोड, जो कि डेड लोड रहेगा खुद का सेल्फ वेट. एंड सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए. कैसे निकालते हैं हम, द यूनिट ऑफ योर डेड लोड विल बी kilonewton per meter. Kilonewton per meter. You will be assuming a UDL over a span. You will be considering it as a UDL over a span. Okay. तो UDL के फॉर्म में आप वैल्यू निकालोगे किलो न्यूटन पर मीटर. किलो न्यूटन पर मीटर निकालने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? वेरी फर्स्ट थिंग विल बी द डेंसिटी. डेंसिटी की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके,